कार्यक्रम में जो हमारे वक्ता हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं, मैं उन सभी का CIRC सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल की ओर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा आज का कार्यक्रम कोड ऑफ इथिक्स पर है। तो यह जो टॉपिक है ये काफी रिलेवेंट है, या मैं एक तरह से कहूंगा कि यह एवरग्रीन टॉपिक है और रोजमर्रा का जो हमारा प्रोफेशनल जीवन है उसमें इसका काफी इम्पोर्टेंस है। हम जब भी कभी कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं या फिर किसी प्रोफेशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हैं तो हमें हर वक्त, हर मिनट, हर स्टेज पर, हर स्टेप पर कोड ऑफ एथिक्स का ध्यान रखना होता है। हमारे इस टॉपिक पर मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता श्री अंकित माहेश्वरी जी हैं, जो कि जयपुर से हैं। मैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को उनका ब्रीफ परिचय देना चाहता हूं कि अंकित जी जयपुर ब्रांच के सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन की जो यूथ विंग है उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। आपको 15 साल से भी ज़्यादा CA प्रोफेशन में वर्क का एक्सपीरियंस है। आप राजस्थान स्टेट में जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसके संबंध में कंसल्टेंसी भी देते हैं और इस बाबत आपको राजस्थान गवर्नमेंट की जो संस्था है रिको RRICO उन्होंने ऑथराइज भी किया हुआ है कि इस संबंध में आप लार्ज बिजनेस हाउसेस को काउंसलिंग दें। आप काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पर स्पीकर रह चुके हैं और काफ़ी सारे ऑनलाइन, वर्चुअल और साथ ही फिजिकल सेमिनार्स भी आपने लिए हैं और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा सेमिनार आपने लिए हैं वो कोड ऑफ इथिक्स पर लिया है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। आप काफ़ी सारी संख्या में संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका भी मैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, जो कि हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं। तो इसी उपलक्ष्य में CIRC द्वारा 75 दिन तक लगातार 75 कार्यक्रम करने का लक्ष्य रखा गया है और इन कार्यक्रमों में हम सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए कार्यक्रम जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है, प्लांटेशन है, स्पोर्ट इवेंट्स हैं, ये तो कर ही रहे हैं। साथ में एकेडमिक कार्यक्रम भी कर रहे हैं जिसमें लगातार लगभग हर दिन कोई ना कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट के टॉपिक पर कोई सेमिनार, CP कार्यक्रम हो रहा है। तो आज का ये कार्यक्रम कोड ऑफ इथिक्स का इसी 75 कार्यक्रम की सीरीज के अंतर्गत चल रहा है और आशा और उम्मीद है कि आज के हमारे कार्यक्रम से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वे काफ़ी सारा बेनिफिट लेकर जाएंगे और वो जो यहाँ से हमारे स्पीकर का मार्गदर्शन और जो नॉलेज लेकर जाएंगे वे अपने प्रोफेशनल वर्क में कहीं ना कहीं काफ़ी काम आएगा और वे अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ को काफ़ी डिलीजेंटली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो एक बार पुनः मैं स्वागत करता हूँ हमारे आज के कार्यक्रम के स्पीकर श्री अंकित माहेश्वरी जी का। अब आपके और स्पीकर के बीच में मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और हमारे स्पीकर श्री अंकित माहेश्वरी जी को माइक और मंच सौंप रहा हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने वक्तव्य का प्रारंभ करें। अंकित जी। धन्यवाद शरद जी. Nothing can be better than being introduced by you. I am glad for receiving such a warm introduction. Before beginning this session formally, I would want to place my sincere thanks to Atul Mehrotra ji and Lokesh Maheshwari ji for coordinating this session, along with all regional council members, and specifically my friend from Jaipur, Anil Kumar Yadav. So the background is that I received a call 2 hours back, and this session was supposed to be taken by Asim Trivedi ji. And I am not sure how much I'll be able to justify his absence. I'll be very candid in saying that. But whatever I have acquired in my profession about this topic, about code of ethics, I will try to share my things with you. Since we all professionals come from the same academic knowledge and same thought process, so there is not much difference between whatever I have acquired and whatever you do. But it is as Sharad ji told, it is a very important topic. बहुत जरूरी topic है
बहुत सारी डिस्कशन की जरूरत है, एंड द काइंड एट द टाइम इन विच वी आर डिस्कसिंग इट, व्हाइल अपन लोग इतनी बार डिस्कस भी करते हैं कि the profession is going through some turbulent times. There is government behind it, who is putting a lot of changes in the institute charter. And few months back only we saw that change of, while we were discussing the autonomy of the institute and everything. So, and then the bill, the Chartered Accountants Company Secretary and Cost and Work Accountant Act was also amended. So there is a lot going on, and I'll try to cover all aspects relating to what is happening with the disciplinary directorate, what are the changes we have seen in this context, and we will try to keep it an interactive session. And I want that whatever questions you have, we may keep it till end, and I'll try to address all those queries. For all those who came here to listen Asim Trivedi ji, his grandmother is not well, so probably he's not able to join the session. But I am sure that this topic is such, as Sharad ji told, that we need to really revise it again and again. It is not about, and every speaker would have his own perspective. उसका एक अपना नजरिया है. चार्टर अपनी जगह लिखा गया है, वो चार्टर आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव विच दिस टॉपिक्स गिव. और उससे भी ज्यादा जरूरी है, इट गिव्स यू द वे हाउ डू यू वांट टू सेट अप अ प्रैक्टिस, और हाउ डू यू वांट टू कंटिन्यू विद योर प्रैक्टिस, specifically for practicing professionals. Now, with this revised code of ethics which came in July 2020, there are certain clauses, very important clauses like no clar, which is now applicable to chartered accountants who are in employment also. So I'll try to touch base all those aspects, and I hope that I am through this mode, through CIRC, is able to add some value in your life. So sincere thanks to everyone for coordinating this. And here we begin with the session also. And few important things, few important points which I want to begin from which I want to begin before I start sharing my presentation. मैं आपसे कुछ discussions करना चाहता हूँ, और chat box का पूरा प्रयोग कीजिए. Chat box में जो भी मेरे questions हैं उनके answers जरूर दीजिए. Speaker के लिए it is a great motivation if the audience is participative. Also, I know we are on 30th June, so a lot of participants have just joined from the point of view of taking 2 CPRs of Code of Ethics. मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब ज्वाइन कर ही लिया है तो प्रोबेबली अपनी स्क्रीन्स ऑन करके और कोशिश करते हैं कि कुछ अपन वैल्यू ऐड कर पाए. सो कुछ चीजें जो मैं आपसे चाह रहा था डिस्कस करना, उनसे स्टार्ट करना चाहता हूँ. सो एज ऑफ नाउ my first question to you is, can anybody tell me how many disciplinary cases are pending with the institute as of now? Can anybody tell me, कोई मुझे बता सकता है कि आज की डेट में how many disciplinary cases are pending with the institute? Any answers to it? As I told you, you are free to use your chat box. So as of now, 2000 disciplinary cases are pending with the institute, which is like, and 90% of the cases belongs to practitioners only, those chartered accountants who are in practice, and which indicates, if assuming that India has 325 chartered accountants and approximately 150,000 or somewhere down the line are in practice, so more than 1% of the cases are already pending with the institute. So these are those cases which are pending. That means 1% CAs are already under the radar of the institute. Recently, institute has hired a lot of professionals for creating a robust mechanism of disciplinary committee and board of discipline. Also, this pressure, if you go on the history of this pressure starts from, I think, when Honorable Prime Minister addressed Chartered Accountants Institute. Then also this point is always raised that institute disciplinary mechanism is not robust, and this revised code of ethics is one way to make this mechanism robust. Also, to make sure
that institute being a member of IFAC has committed for adoption of international code of ethics, which is governed by IESB, International Ethical Standard Boards. And that is why this change came. The last time these ethics were changed was way in 2009. So it has been a decade, and in a decade, generation changes. So it was much needed that these changes came. So my primary focus will be on letting you know the quality review mechanism of the institute, the disciplinary mechanism of the institute, and what changes are there in revised code of ethics. I would want to discuss those changes. On 1st July 2020, this got mandated, barring three important clauses, which also I will be discussing. Those three important clauses are the no-clar clause, which I told you, non-compliance of other laws and regulation. A clause which was earlier on restriction of a fee which we received from a particular client. So if you recall the previous code, we have a restriction of 40%. That means none of my client can pay more than 40% of my professional fee. There's a change in that. And very important change for small and medium practitioner is the taxation services or tax audits, tax advocacy with respect to the clients where we are appointed as statutory auditors. So these three changes also shall be covered as a part of it. And that will be the flow of the session. So 2000 cases are pending. That's how we begin with it. And I genuinely feel that profession now stands on two very important pillars. And one pillar is professional competence, and other pillar is code of ethics. And if either of the pillar gets fractured, then I see that, the profession is trembling and it is already going through a very tough time. और अगर दोनों pillars fracture हो जाते हैं, तो you will see profession crawling. So this code of ethics हम कई बार बहुत expect भी करते हैं. शरद जी यहाँ पे बैठे, मैं खुद भी ब्रांच का सेक्रेटरी रहा और CRC में सभी महानुभाव, सब काउंसिल में इतने लोग बैठे हैं, and we lot of times we expect from our elected leaders to change the profession. And I am telling you, the only way to change this profession comes from within ourselves. So it is about our practices. Every time we can't look up to those leaders, right? You have elected them. You have your rights to expect from them. But very important thing which lies here is the way we are conducting our practice and how have we aligned the same to our charter, to the code of ethics, to the revised code of ethics, to the professional and technical standards. And that is how the profession will change. So a lot of times when I see young, and this is, I am talking in context of young CAs who have, just begin with their practice in last 4 or 5 years. And every morning I wake up and I receive a WhatsApp message of somebody talking about कि इतने में GST की रिटर्न लगा लेते, इतने में टैक्स का रिटर्न्स लगा लेते, ये लास्ट डेट है, आप लोग, these are indirect ways of soliciting clients which you think. And if you think कि इस तरीके से कोई client walk in कर जाएगा and your practice will go on next level, so I can tell you with my 15 years of experience, and Sharad ji is also there, कि practice doesn't works like this. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की बात ही नहीं कर रहा. इंस्टीट्यूट ने अपना चार्टर, अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंग्लैंड ने वेल्स से एक्वायर किया, और वहां भी यही बात थी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बीइंग अ प्रोफेशनल शुड नॉट सॉलिसिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. Whatever social media changes have happened, and lot of youngster feels that these WhatsApp post, Facebook post will fetch them some kind of business. With 15 years of my experience, I can tell you the only way you can be a better service provider is by providing high quality services, is by ensuring that whatever service you are providing, you are professionally competent in providing that service. And that is what I am saying is the first pillar. So don't run after that thought process of, it is not a startup firm where there's a client acquisition kind of a thing which is going on. That's not the case. You are not supposed to acquire client. I recall my days. I had a background of working with EY,
and then before that I was working with SS Kothari Mehta and Company, New Delhi, and I recalled my principals, be it Mehta Saab or be it from Ernst and Young. They never told us to acquire these clients. They always told us ki, you have to be capable enough, and if you are capable enough, automatically you will find lot of clients coming up. While I started my practice in Jaipur, I started with internal audit practice, and Jaipur is a tier 2 city. So nobody understood 15 years back what internal audit is and how it is relevant to a non-listed entity. And gradually, I was a believer that if I am able to gain an expertise on this domain, if I am able to gain all kind of perspective in this domain, so I am very sure that automatically people would also realize the value of these services. And whatever transition which has happened with this domain, I made sure that I am also transitioning myself with it. So my first point here, a sincere request to all of you is that, focus on professional competence. Don't go on these roving queries or WhatsApp messages. This won't help you if somebody is doing it. And this will also bring a lot of trouble, because मैंने आपको बताया governance बहुत strong हो गई है, with NAFRA coming up with lot of pressure on disciplinary directorate. While इससे पहले तक का जो mechanism था, disciplinary director discipline जो थे वो institute के होते थे. With this change, now we have a director discipline which is appointed by the central government or Ministry of Corporate Affairs. That means there's nothing in-house, and an external agency will monitor the quality of the work you are doing, will monitor the way you are conducting this practice. So make sure that your first pillar is intact, and let's be resolute that we shall try to acquire that kind of professional competence which is expected from a professional on daily basis पे पढ़ने की अपने को इस पे जरूरत पड़ेगी. The second thing which I want to say is the code of ethics. And code of ethics is not only code of ethics, I cover code of conduct also. While I say code of ethics, मैं stand alone ethics तो institute ने laid down कर दिए, but it is about conduct only. While I was reading the audit in chartered accountancy final way back, I recalled a case wherein हमेशा CA फाइनल में क्वेश्चन पूछा जाता था. आज मैं वापस से वो क्वेश्चन आपके सामने रखना चाहता हूँ. बड़ा बेसिक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन ये था कि इंग्लैंड में एक चार्टेड अकाउंटेंट जो थे वो बिना ट्रेन टिकट के ट्रैवल कर रहे थे. While he was traveling without train ticket, he was caught and he had to pay fine. The Institute of Chartered Accountant of England and Wales initiated a disciplinary proceeding against that CA, finding him guilty in the clause other misconduct. And this was way back in before 1949, while our institute came. So why I am talking about conduct, मैं ethics से भी ज्यादा conduct की बात करना चाहता हूँ. A chartered accountant was expected to always set standards for society. Was always expected that a CA who is ethically always right cannot travel in a train without a proper ticket. And that's the kind of expectation which was laid down by our mother institution. So that's why I told you कि सिर्फ ethics की बात नहीं है, it is about conduct also. And these code of ethics are very important, while you will realize in this session that how do you change your practice. So these code of ethics are the foundation of building a practice, and this can only take your practice to a next level. A client will always appreciate if his chartered accountant is ethical. A honest client will always want a honest CA, and we want to work with honest clients only. So make sure that from today, let's try that these two pillars are intact, our professional competence and code of ethics. And there is no point hard pressing any kind of clients, or putting those marketing efforts or those efforts which we see from Swiggy, Zomato. ऐसे करने की अपने को जरूरत ही नहीं है कहीं भी. Let's work more towards excellence.
Another important thing which I want to discuss, and which is in relation to the constitution of the firms and linking it to multi-purpose empanelment form. Recently, while council and PDC had a meeting, we can see this change in last 2-3 years कि पहले बहुत ही ब्रीफ मल्टीपर्पस एम्पैनलमेंट फॉर्म होता था जिसमें मैक्सिमम फर्म की इनकम टैक्स रिटर्न को सीक किया जाता था और कभी भी पार्टनर्स के इंडिविजुअल डिटेल्स या एग्जॉस्टिव डिटेल्स कभी भी सीक नहीं किए जाते थे. ये चेंज 2-3 साल में आया जहां पे इंस्टीट्यूट इज माइन्यूटली मॉनिटरिंग ऑल डेटा, हैव आस्क्ड फॉर योर personal income tax returns, detailed income tax returns, and unfortunately while institute reviewed that data, there were major lapses to the extent that I am sorry and afraid to say that certain people even modified the PDF versions of the return to show, और मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा क्योंकि मैं विद इन माई कम्युनिटी कर रहा हूं, सो आई विल नॉट बी हेजिटेंट इन सेइंग how institute is taking things. तो शरद सर पीडीएफ फाइल्स मॉडिफाई करे हुए थे एंड इंस्टीट्यूट इस चीज को रियलाइज कर रहा था. अभी तक इंस्टीट्यूट का डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म ये था कि अगर ऐसा कुछ होता था तो इंस्टीट्यूट आपको क्वेरी भेज देता था, आपकी कैटेगरी डिग्रेड करता था. there is a decision which PDC has to taken with RBI's pressure and with NAFRA's pressure that if certain things are coming, then institute needs to suo moto initiate disciplinary proceedings. So earlier we always had a complainant, anybody who goes and complain to the board of discipline, that would have, तब वो होता था कि इंस्टीट्यूट एक डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म इनिशिएट करता था. अभी का टाइम और अभी के एरा में इंस्टीट्यूट सुओ मोटो करेगा. So any information which you are furnishing, because August we again start with filling MEA forms, I just want to warn you that please don't play with data. One, the concept of dummy partners remuneration, all this has gone outdated. This was where while data was not integrated. While अभी हमने एक और recent change देखा इस बार के बैंक audits में, that institute made sure that with generation of UDN, you also mention the quantum of memorandum of changes you have made. Yes or no? Yes, it was there. And that change was later introduced. So in case we want the profession to survive, while we talk about, bank audit should survive, it's a major source of revenue for a small practicing chartered accountant, we need to change that kind of practices also. For one thing, that all your data is linked. Second, to avoid any disciplinary proceedings. So whatever is fact, always state, and make sure the constitution is made in a way where you have active partners only, or part-time partners where he's a part-time partner and you claim him to be a part-time partner only. Just to upgrade the category, this can bring a lot of problems. So एक ये छोटा सा change आया. Last एक चीज before इस चार्टर को अपन पढ़ें कोड ऑफ एथिक्स के, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये है कि आफ्टर कोविड, और ये स्पेसिफिकली उन सभी लोगों के लिए जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस सर्विसेज में, सो इन कोविड व्हाट हैज हैपेंड, लाइक वी आर इनटू ऑडिट सर्विस एंड एश्योरेंस सर्विस, सो फॉर अ सब्सटेंशियल टाइम ऑफ माय ऑडिट्स आई वाज डूइंग इट रिमोटली. या तो मैंने क्लाइंट के डेटा का एक्सेस ले लिया, एसएपी का, ईआरपी का, ओरेकल का, या मैंने अगर मेरा क्लाइंट का साइज छोटा है तो मैंने उसका टैली का डेटा रिट्रीव कर लिया, एंड आई वाज ऑडिटिंग वर्चुअली. व्हाइल आई वाज ऑडिटिंग वर्चुअली, one thing which changed was my audit risk. So with pandemic, with technology, my audit risk also have changed, and I request you to kindly revisit and reassess your audit risk in this journey, because there are certain things, certain cases when they come to me for a disciplinary matter, I realized that it was not a purposeful डिफॉल्ट ऑफ माई फेलो ब्रदर. मेरे भाई ने कोई पर्पसफुल एक्ट नहीं करा था. ही वॉज जस्ट नेग्लिजेंट और बीइंग अनअवेयर. इस टॉपिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि वी फॉर टैक्स एंड जीएसटी, लाइक फॉर टैक्स जीएसटी ऑडिट, वी कॉन्स्टेंटली अपग्रेड अवर सेल्फ बिकॉज वी थिंक इट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू माई प्रोफेशन. बट दिस इज वेयर
I think the problem is that we need to constantly upgrade to the revised rules also, and we should not be negligent while we sign our engagement letters, while we conduct our audits, and we can't now even afford to be negligent. अभी आपको एक और छोटा सा चेंज बताता हूं. That change pertains to the peer review. वैसे तो मैं क्वालिटी मैकेनिज्म को डिस्कस करूंगा ही, लेकिन नाउ यू नो दैट पहले जैसे सिर्फ बड़ी फर्म्स का ही peer review होता था. The change has come while you are auditing for a listed company or a branch or a public sector bank or any entities in which public at large are vested. ऐसे केस में आपको पीयर रिव्यू मैंडेटरीली कराना पड़ेगा. सो पीयर रिव्यू करते समय बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. जब मैं पीयर रिव्यू पे डिस्कस करूंगा तो मैं वो क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करूंगा, बिकॉज आई हैव माई सेल्फ गॉट पीयर रिव्यूड एंड आई रियलाइज दैट देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस विच आर पर्टेनिंग टू मोस्ट माइन्यूटेस्ट थिंग्स. कई बार हम सोचते हैं कि छोटे क्लाइंट के साथ एंगेजमेंट लेटर साइन करने की जरूरत नहीं है, इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. कई बार हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जब क्लेम करते हैं क्लाइंट से तो वो इतना डिसप्रोपोर्शनेटली क्लेम कर लेते हैं. सो ये सारी छोटी छोटी चीजें पीयर रिव्यूअर आके चेक करता है बिसाइड्स द डॉक्यूमेंटेशन, एंड दैट नीड्स टू बी टेकन केयर. Abhishek Singh ji has raised his hand. Abhishek ji, you have any query? If you have any query, you may write it in the chat box itself. Right. Let's unmute him. I don't think I have that access to unmute you, Abhishek ji. मैं अनम्यूट करता हूँ. अभिषेक जी कुछ बोलना चाहते हैं? अभिषेक जी, अभिषेक जी अनम्यूट कीजिए अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो. I think it might be involuntarily maybe. If there is any query, आप please chat box में लिख दीजिएगा. I'll make sure that we address it. So these are those 2-3 things, and that's what I am saying, that let us assess our audit risk also post pandemic, and we should not be negligent. And maximum cases filed in disciplinary directorate are not by my fellow brother but by my client only. One more data I can tell you: more than 75% of the cases in disciplinary directorate are filed by client or any entity who has an interest vested with the client. It is not my fellow brother who files those disciplinary cases. What that indicates, what I am able to derive from it, is that in lot of times we enter into the shoes of the clients. बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंडिपेंडेंसी के प्रिंसिपल की हम बात करते थे, जो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल था, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंडिपेंडेंस. जब हम इंडिपेंडेंस की बात करते थे तो वो इंडिपेंडेंस while provisioning my service, somewhere down the line वो इंडिपेंडेंस लॉस्ट हो जाती है. और जब वो इंडिपेंडेंस हम लूज कर लेते हैं, that's where the problem lies. That's where I have not realized, but I have now wear shoes of my client, and now that यही वो client होगा जो eventually जब कोई default होगा, कहीं problem में फंसेगा, so he will make you a party of it. So make sure कि you keep your independence. बहुत बेसिक केसेस आते हैं कई बार. शरद सर आपको बताना चाहूंगा, अभी रिसेंटली एक केस था, एक फीमेल थी बैंगलोर की, who approached me and she said that I have been issued a notice by disciplinary directorate, and while I read the notice I realized that the client has filed a complaint. क्लाइंट ये कह रहा है कि मेरी बुक कीपिंग, मेरी ऑडिटिंग, मेरी अकाउंटिंग, मेरी टैक्स डिपोजिशन सब ये कर रही थी, and client received a notice from GST department, a demand from GST department, which he in turn transferred to his CA, saying that it is a default of my chartered accountant, और मेरे को evident हो रहा है कि it is client's problem. He has collected GST and he has not deposited it, and this girl is saying कि you have to deposit it. She also have those mails. लेकिन जब इंस्टीट्यूट के पास प्लीड करने हम लोग गए
तो आप हैरान हो जाएंगे कि मेरे पास उनको बचाने के लिए कोई बहुत ज्यादा रास्ते बचे ही नहीं थे, बिकॉज शी ऑलरेडी हैड अ इनवॉइस स्टेटिंग bookkeeping services X amount, auditing services Y amount. Now it is, the case is itself finished. If you have issued that kind of a invoice, बहुत बेसिक चीज है, जहां पे हमने बुक कीपिंग भी करी और ऑडिटिंग भी करी, आइडली करनी नहीं चाहिए थी, करी तो फिर इतनी स्मार्टली करनी चाहिए थी कि एटलीस्ट वो पेपर्स पे एस्टेब्लिश नहीं हो पाए. So my strong recommendation here is that let's not enter into that kind of territory. हमें ऐसी कोई टेरिटरी में एंटर ही नहीं करना है जहां पे हमारे इंडिपेंडेंस को लेके क्वेश्चन हो. सो मल्टीपल केसेस आते हैं, मैं जो भी रियल टाइम केसेस आते हैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, एंड वी विल कॉन्स्टेंटली डिस्कस दोस केसेस. So first, before we begin with this, we move forward to what are the changes, let us understand the quality review mechanism of our ICI. While we talk about quality review mechanism of our ICI, so there are 4 important boards. The first board is the quality review board, which is set up under section 28A of Chartered Accountants Act. Quality review board has to make recommendation to the council to make sure that the quality of services provided by their members are adequate or not. While we say quality of service, quality review board takes care of the professional and technical standards. Whether while you are rendering a service to any entities in which public interest is at large, the quality of the audit with respect to the professional and technical standards needs to be checked. Now, in this case, so जब हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो ऑटोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑटोनॉमी हमारी अभी नहीं गई फरवरी में, जो भी वी हैव लॉस्ट स्लाइटली, वी लॉस्ट इट व्हाइल नाफरा केम अप, एंड इससे पहले तक का बिफोर नाफरा केम अप, बिफोर 30th January 2019, where a notification was issued by NAFRA saying that now institute does not hold any right in initiating quality review, any rights, the quality review board does not have any rights initiating these quality audits, and this needs to be done by NAFRA only. So अगर quality review board से कोई भी correspondence है, कोई भी recommendation है, कोई भी communication है to improve your quality of services, now this has not come from your institution, but this has come from NAFRA itself. So this board was established way back while the charter was also established, but on 30th January 2019, I am reading the circular, bare circular itself, quality review board, that in the view of section 132 of subsection 2 of the Companies Act 2013, read with rule 9 subrule 4 of NAFRA, the issue of QRB, reviewing audit of companies, body corporates specified under rule 3 of NAFRA will only arise in case a reference is so made by QRB to NAFRA. So here itself, and आगे लिखा है इन्होंने, and not otherwise. So it is clear that our quality review board now it is maybe established by Chartered Accountants Act, but now comes under the NAFRA itself, the National Financial Reporting Authority. The second is the functions. The second board is the Financial Reporting and Review Board, and it is a non-standing committee of the council which was constituted in July 2002. The objective was that there is a compliance of accounting and auditing standards which are issued by accounting standard boards and AASB of the Institute of Chartered Accountants of India. Majorly, what entities are under the purview of FRRB, let us discuss. First, those entities whose equity or debt is listed in a recognized stock exchange. There is an applicability of a FRRB and FRRB initiating
that whether the auditor has complied to the generally accepted audited principles or not, or generally accepted accounting principles or not. The second are the banks, and banks includes corporate banks as well as financial institutions and companies which are carrying on insurance business. Then are the commercial, industrial and business reporting entities whose turnover exceeds rupees 50 crores in preceding accounting year, and other category of enterprises in the opinion of FRRB where the public interest is vulnerable or due to suspectability of non-compliance, FRRB might initiate an audit or might start reviewing the quality of the audit, and wherein there is a requirement of a law or a regulation, maybe SEBI says SEBI initiates these proceedings to FRRB to review such kind of an engagement, there it is done. The next is the next quality assurance mechanism is the Taxation Audit Quality Review Board. As the name suggests, it is with respect to the CBDT and CBIC. And while CBDT and CBIC wants to review the quality of the tax audits done by chartered accountant, this board initiates the review work of the same. Not only the now under this board, not only the taxation come, but other statutory bodies like RBI, SEBI, CAG, Ministry of Corporate Affairs, IRDA, all these bodies also can approach Taxation Audit Quality Review Board where serious irregularities in taxation matters have been highlighted by any media report. So if your client faces some kind of major tax evasion and you have been the tax auditor of the same, there might be a case wherein the CBDT approaches the Taxation Audit Quality Review Board of the institute and your quality of tax audit might be into question. So this is how these are those four pillars through which institute is making sure that the quality of the services which are provided by their fellow members are correct or not. So now we come with the code of ethics, and I have briefed you with the background. The background was that ICI was a member of IFAC, and IFAC as well as it has committed the International Ethical Standard Board that it will adopt the revised charter, the revised code of ethics. While it says that, I told you the most important three clauses are yet to be mandated. Revised code of ethics aa to gaya 1st July 2020 ko, but barring no CLAR, barring the minimum fee prescribed and the taxation services to the clients, it has come into force. Out of these three, the first thing which is coming is the taxation services, which is a matter of discussion in the council also, that whether a chartered accountant who is into an assurance service can provide tax services to the client or not. So that is the first change which is coming up. So wherein we have been the statutory auditor, tax auditors, preparation of tax return, preparing computations, there is a problem of self-interest threat, which we shall be discussing later. But one thing you see, this charter is changing, and this is changing in lieu of the international ethical standard boards. मैं आपको पिछले 10 साल के प्रोफेशन की हिस्ट्री को भी डाइसेक्ट करना चाहता हूं, और कुछ चेंजेस हुए प्रोफेशन में, और उनमें एक कॉमन चीज है, वो कॉमन चीज अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो मुझे जरूर बताइएगा. We have transitioned from accounting standard to Ind AS. We have transitioned from Companies Act 1956 to 2013. We have transitioned from Customs Excise Service Tax to the GST. We have transitioned from Code of Ethics to revised Code of Ethics. We are in process of transitioning from Income Tax Act 1961 to the Direct Tax Code. And there are much more such kind of transitions which are happening in last 10 years.
क्वेश्चन नंबर 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से इंड AS पे आ गए, नए नए स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग आ गए, नया कंपनीज एक्ट आ गया, नया रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स आ गया, GST आ गया. How well we transitioned with it? Question number 1. That's a question which you answer to yourself. But there is one thing which is common. Sometimes we feel इतने changes हो रहे हैं, aren't they burdening us? ये रिवाइज्ड कोड ऑफ एथिक्स एक नई चीज आ गई, इंस्टीट्यूट ने कह दिया कि इसका मैंडेटरी आप 2 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करो, जिस कारण से यहाँ पे 250-300 जने बैठे हुए. बट डू यू थिंक इज इट बर्डनिंग अस, और इज देयर एनी एडवांटेज और समथिंग कॉमन इन दिस ट्रांजिशन? क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? सो वन थिंग इज कॉमन, and that is these transitions are in lieu of institute being a member of IFAC. And every transition what my mother institution is bringing is making sure that I reach to global level of practice. While sitting here, I don't only advise somebody who is in India, but possibly all my, see the HSN codes of GST, the Companies Act 2013, the revised schedule, or we see the Ind AS, everything has one thing in common, that now it is easier for me to understand the foreign balance sheet. And it is easier for me to provide even the standards of internal audit. They have also been in accordance with the internal audit board. And this change, if you really want to grow your practice, then let us think beyond उस mindset से बाहर निकलते जहां हम हमेशा बोलते कि टैक्स और GST और बैंक ऑडिट्स पे प्रैक्टिस मेरी डिपेंड करती है. Why not that we raise ourselves to that kind of standards wherein I am able to get a client maybe in Dubai also, maybe in Singapore also, maybe in different nature of services. So एक चीज, एक announcement पक्का है, bookkeeping will be taken by AI and you will see great automation in this industry. Maybe we are realizing it or not, it is the highest investment raising sector. In last 1 year, this domain where you are talking about finance automation, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है. So bookkeeping will be replaced by artificial intelligence and finance automation. The tax we see now, we are able to see that transition. जहां पे मेरे को याद है 15 साल पहले प्रैक्टिस स्टार्ट किए थे तो इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाते थे, केस को प्लीड करते थे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती थी which we were very easily able to access those officials. Now everything is furnished and the data of entire your client is the income tax portal has become like a Facebook portal, that every data, all kind of profile of your client is coming there, and that's the kind of data integration which has happened. So the automation will automatically take few conventional work. The point is, if we are able to create the new lines and we are able to align ourselves with those automation, जो सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग सर्विसेज है वो कोई कंप्यूटर नहीं ले सकता. ऑडिट रिपोर्ट को आप कितना भी ऑटोमाइज कर लो, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स इन ऑडिट which requires your perspective, which requires your decision making, which requires your prudence, which requires your judgment. So don't be scared of it, but be more adaptable to these changes which are happening to make sure that the practice reaches to a better level. So that's what I want to say. This is not burdening us. Let us try to go to a level playing field with international chartered accountants, international tax practitioners, rather than अपना दायरा इतना सीमित रखे. टेक्नोलॉजी आने के बाद somebody, I belong to Jaipur, presently I am in Pune, every participant here comes from another city, and we are 300 people sitting together. We because we learned to use, or we were forced to use this technology. Make sure that now with this upward movement, and we have now believed that we will adopt this technology, let's start adopting it. While you adopt technology, the biggest advantage of it is that you will automatically be able to reduce your audit risk.
For Sharad ji, I can tell you, for my office, for all the data we receive for clients, for 500 crore client, 1000, 2000, 5000 crore client, the first thing which is done is that it goes into my audit analytics software. Every data has to be processed through it, and 60-70% of my assertions which आज से 2 साल 3 साल पहले जिसके लिए मुझे 20-25 दिन मेरी टीम को क्लाइंट क्या भेजना पड़ता था, अब वो खत्म हो गया है. That assertions are made in a span of 3-4 hours, and based on that assertion मेरे जो मेरी बात में करता था compliance procedures और substantive procedure, मेरे compliance procedures तो 70-75% system driven है. But we and if I am doing that, इतना पहले इतना voluminous data होता ही नहीं था. While I am doing that, the biggest advantage and security I feel is that there is minimal human intervention while placing compliance procedure. Prakash Kabra ji has raised his hand. Prakash sir, please बताइए. We have allowed him to talk. आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को. आप अनम्यूट कर लीजिए. जो हैंड्स रेज हुए हैं आप अनम्यूट कर सकते हैं. शायद वापस से लोअर कर लिया हैंड उन्होंने. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है. I'll still say कि better than, you know, you write the questions in chat box. अगर कोई questions, I'll make sure that no question remains unaddressed. So don't worry about it. So I was saying that this technology is the only way that my audit risk can be reduced. So make sure that these revised code of ethics are just to make sure that we are in parlance with the International Ethical Standard Board. Now I would want to explain about the disciplinary mechanism of our institute. And there's a disciplinary directorate. Under the disciplinary directorate comes a disciplinary committee and a board of discipline. And there is a common appellate authority for all the 3 institutions, be it the Institute of Chartered Accountants of India, be it the Institute of Cost Accountants of India, or be it the company secretaries. The appellate authority remains to be common. Let us quickly understand how the disciplinary directorate works. Before making you understand, I can tell you that the filing of complaint. So institute can initiate disciplinary proceedings by 2 ways. Institute 2 तरीके से disciplinary proceedings initiate करता है. एक कोई complainant चाहिए और एक institute suo moto कर सकता है, क्योंकि अब pressure है. As I told you, चाहे वो आपके MEF डेटा से करे, चाहे वो आपके ऑडिट रिपोर्ट्स को माइन करके करे, चाहे UDN से डेटा एक्सट्रैक्ट करके करे, या ऑन बाय अ मीडिया न्यूज, इंस्टीट्यूट सुओ मोटो भी इनिशिएट कर सकता है, जो पहले इंस्टीट्यूट नहीं करता था. बट इंपॉर्टेंट ये कि टू फाइल अ कंप्लेन इज ऑल्सो सो इजी दैट यू जस्ट रिक्वायर 2500 रुपीज प्लस GST to file a complaint in triplicate copy. And this mechanism is so robust that आप within 15 days तो disciplinary directorate को ये assess करना पड़ जाता है कि ये complaint actionable है या non actionable है. इतना change हो गया है. So मैं एक बात जो बहुत clearly communicate करना चाहता हूँ, वो ये communicate करना चाहता हूँ कि it is not easy to file a complaint against me. And when it is not easy, then believe me कि पहले लोगों को इस mechanism का नहीं पता था. शरद सर, मार्केट में there are players, I don't want to quote, जो आपके क्लाइंट को ये एडवाइस करते हैं कि इस चार्टेड अकाउंटेंट के इंस्टीट्यूट में एक डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है, एंड इफ यू हैव टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम हिम, इफ यू वांट टू हैरेस दिस CA, व्हाट हैपेंड इन गुड़गांव एवरीबॉडी नोज. इफ यू वांट टू हैरेस अ CA, then the first thing you do is you file a complaint in triplicate copy, marking a copy to him. अंकित जी, हाँ शरद सर, इससे भी ज्यादा आसान है. ये 3 कॉपियां वगैरह है तो बात की बात है. अगर किसी व्यक्ति को किसी चार्टेड अकाउंटेंट से कोई ग्रीवियंस है, चाहे पर्सनल ग्रीवियंस हो या किसी ने इंस्टिगेट किया है, तो इंस्टीट्यूट में अगर केवल सिंपल सी चिट्ठी भी लिख दी है तो इंस्टीट्यूट से पलट के और सारी प्रोसीजर उसको भेजी जाती है. जहां तक मैंने देखा है कि पूरी प्रोसीजर आ जाती है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए.
तो अगर किसी को ये सारी प्रोसीजर नहीं भी पता है तो केवल एक सिंपल सा लेटर या सिंपल सी चिट्ठी इंस्टीट्यूट को लिखने के बाद उसको हर चीज मालूम पड़ जाती है। करेक्ट। तो दैट इज द मैटर। एंड द प्रॉब्लम है शरद सर, जो सबसे बड़ा इशू आया है इसमें, ये जो चेंज हुआ है सब उसमें इंडिपेंडेंट डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट की बात कर रहे हैं, जहां पे ये बात हुई कि जो ये डायरेक्टर डिसिप्लिन है ये बाहर से अपॉइंट होगा। इससे भी एक बड़ा चेंज है, और वो चेंज शरद सर ये है कि अगर आपने कंप्लेन कर दी तो कंप्लेन वापस नहीं हो सकती, कंप्लेनेंट भी वापस नहीं ले सकता। ये आपकी बिल्कुल सही बात है। That means if a complaint is initiated against me by you, है ना, involuntarily out of a grudge, then also you can't take it back. And when you can't take it back, that will be the day while जो आज हम इस सेशन में डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज मुझे बचा सकती है उस डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट में, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में, वो है मेरा एडिक्वेट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन विच आई हैव मेड विद माय क्लाइंट्स। While I say adequate, क्योंकि अब ये टॉपिक डिस्कस हो ही रहा है, बिफोर वी डिस्कस दिस, तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन? कैन एनीबडी हियर टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन? हम दिन रात ऑडिट डॉक्यूमेंट, ऑडिट एविडेंस की बात करते हैं, तो पहले तो मैं आपको ये, आई डोंट नो वेदर आई विल रिसीव द आंसर्स और नॉट, बट एक चीज मैं जरूर बताना चाहता हूँ। एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन ये है कि अगर जो ऑडिट शरद जी ने करी है उसके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए, और जो ओपिनियन शरद जी ने फॉर्मुलेट करी है, अगर शरद जी नहीं भी है और उस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए मेरी ओपिनियन भी सेम आती है जो शरद जी की आती है, दैट इज एन एडिक्वेट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। एंड while you land up in any kind of trouble, this adequate audit documentation is the only savior. बहुत बेसिक क्वेश्चंस आज आपसे पूछने जा रहा हूं। पहला, आपने क्या अपने 100% क्लाइंट्स के साथ एंगेजमेंट लेटर साइन कराया या नहीं कराया? डिफाइनिंग, क्लियरली डिफाइनिंग योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन। या ऐसा तो नहीं है 2016 में क्लाइंट पहली बार आया था, उस दिन एंगेजमेंट लेटर साइन हुआ, उसके बाद ऑडिट अपने आप चले जा रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चल रही है, और हो सकता है कि हमने उस एंगेजमेंट लेटर को कभी रिव्यू ही नहीं करा। ऑडिट रिस्क तो दूर की बात है शरद सर, लोग एंगेजमेंट लेटर्स रिव्यू नहीं करते, कितना भी छोटा क्लाइंट। मैक्सिमम लोगों, मैक्सिमम ऑडिट्स के केस में जहां तक मैं समझता हूं कि एंगेजमेंट लेटर होंगे ही नहीं, ऐसा मेरा पर्सनल सोचना है। पीयर रिव्यू का ये बात निकलता हूं शरद सर, पीयर रिव्यू का ना एक मैनुअल आ रहा है। सॉरी, आप बोलिए सर प्लीज। बड़े केसेस में जरूर, बड़े केसेस में और बड़े मामलों में, या जो पुरानी फर्म्स हैं वहां पर तो हो सकता है कि एंगेजमेंट लेटर वगैरह सब कुछ प्रॉपर हो, परंतु अभी जो छोटे छोटे ऑडिट्स हैं या ऐसे ऑडिट्स है जिसके लिए मारा मारी मचती है, हालांकि बोलना नहीं चाहिए कहीं भी इस तरह से ओपन फोरम पे, तो वहां मुझे लगता है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन होने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम फीस में अगर कोई काम हो रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि सारी की सारी कंप्लायंसेस वहां होती होगी। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। ये सिर्फ मेरा एक नहीं प्रिजम्पशन अजम्पशन जिसको बोल सकते हैं। मैं एग्जैक्टली आप वाली बात ही बोल रहा हूं। और इस पे पीयर रिव्यू बोर्ड जो है, मैं अभी रायपुर गया था एंड वी हैड अ डिस्कशन, देयर वाज अ वन डे सेमिनार ऑन पीयर रिव्यू बोर्ड। उस पे दे आर कमिंग अप विद दिस डेटा that how many people, how many my fellow chartered accountants did not had an engagement letter signed, how many did not had a audit evidence for a tax audit, how many did not have a evidence for a statutory audit. And this is, you are absolutely right, आप एकदम सही कह रहे हैं, ये होता वहां है जहां पे क्लाइंट का साइज छोटा होता है। मुझे लगता है कि इसकी ना तो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में सिग्निफिकेंस है, ना ही ये ऐसा कोई ट्रबल क्रिएटर है, बट फंसता भी वही है। फीस भी जहां पर काफी कम है या कई रेफरेंस के ऑडिट आए हुए हैं, तो वहां पर चार्टेड अकाउंटेंट के लिए मुझे लगता है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन मांगना भी मुश्किल है। तो ये एंगेजमेंट लेटर और वर्किंग पेपर, ये सब कुछ मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इसकी कमी हो सकती है। हालांकि हम श्योरली कुछ भी नहीं बोल सकते हैं जब तक कि हमने किसी का काम नहीं देखा हो, बट एक प्रिजम्पशन है।
प्रिजम्पशन मोटी है मोटी। और बिल्कुल करेक्ट प्रिजम्पशन है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पीयर रिव्यू बोर्ड इस पे आपको फैक्चुअल डेटा देगा. सो आइडियली व्हाइल यू आर डूइंग एन ऑडिट सर्विस, आई थिंक द वे हम लोगों ने क्या चेंज करा, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारी एक आईडीआर शीट बनती है, इनिशियल डेटा रिक्वायरमेंट शीट. उसमें पॉसिबली जितने भी असर्शंस है और जो भी मेरे ऑडिट प्रोग्राम की चेकलिस्ट है वो आ जाती है. उस चेकलिस्ट के अगेंस्ट 100% डेटा जो है वो सॉफ्ट फॉर्मेट में सीक्वेंशियली सेव्ड होता है, हाइपर लिंक क्रिएट होता है. आप उस पर क्लिक करो, आप एक फोल्डर में सारा डेटा डंप करते जाओ, उस पर क्लिक करो एंड यू विल बी एबल टू रिट्रीव दैट डेटा. we have stopped the practice of maintaining any hard copy data, and my entire data is linked with this IDR sheet and then a tracker sheet in which whatever observations we have made, then what is the corresponding documentation to it and further documentation to it. वही है जो कि peer review में as a savior काम करता है, वही है जो in case of any dispute काम करता है. And I can tell you, if a client has a turnover of 1 crore or 100 crore, it doesn't matter, my workflow goes like this only. And that's while we adopt that kind of practice, then only we will realize कि जो फीस हम चार्ज कर रहे हैं और जो अंडर कटिंग फीस हम करते हैं, वो अंडर कटिंग हम इसलिए करते हैं कि प्रोबेबली हम वो क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफर ही नहीं कर पाते. अगर आप उस क्वालिटी पे जस्टिफाइबल फीस अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी लगा के देखेंगे, तो ये रियलाइज होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट आई एम, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. मतलब शरद सर, गवर्नमेंट के टेंडर्स में कई बार, अभी एक टेंडर मॉनिटरिंग ग्रुप बना है, मुझे नहीं पता यहाँ पे सब ऑडियंस को पता है या नहीं पता, एंड दे आर नाउ कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग की जो भी टेंडर्स पार्टिसिपेशन हो रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका व्हाट इज द फीस दे हैव कोटेड. अपन लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट टेक्स अस, हमें इतना अलग तरीके से देखने लग गई है, वी वर रेस्पेक्टेड. वो कितनी बार ये डिस्कशन होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 100 आउट ऑफ 100 टेंडर्स देख लीजिएगा शरद सर, जहां पे सीए से रेट कोट मांगा है, एस्टिमेटेड प्राइस ऑफ द टेंडर इज 5 लाख रुपीज, जो डिपार्टमेंट कह रहा है कि भाई मेरे हिसाब से कम 5 लाख रुपए लगेंगे, और गवर्नमेंट तो फीस कम करके देती है, वो खुद कह रहा है कि कम से कम 5 लाख लगेंगे, जिसपे वो कहते हैं कि आप अर्न्स्ट मनी ईएमडी जमा कराओ 50,000 रुपए की. उस पे मेरा फेलो ब्रदर कोट करे 15,000, 20,000, 25,000 रुपए. नेशनल बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक टेंडर था, एनबीसीएल, फरीदाबाद की कंपनी है सर, किसी ने रेट कोट करी 1 रुपए, 1 rupee फॉर द एंटायर ऑडिट. नाउ दिस एंटायर इंफॉर्मेशन व्हेन रीचेस टू सीएजी, व्हेन रीचेस टू गवर्नमेंट, now how do you expect that people will look up to us? ये प्रैक्टिस कोई सेंट्रल काउंसिल मेंबर थोड़ी नहीं चेंज करेगा, ये प्रैक्टिस तो मेरे को और आपको ही बदलनी पड़ेगी. वॉट एवर इट इज, आई एम नॉट कोटिंग बिलो दैट, बिलो द एफर्ट विच इज रिक्वायर्ड टू डू दिस ऑडिट in a very justifiable way. So please make sure that see whoever does. मैं आपको बता रहा हूं, मैंने राजस्थान की कंटेक्स्ट में बता सकता हूं, हमारे एक एक्ट है राजस्थान स्टेट ट्रांसपेरेंसी प्रोक्योरमेंट एक्ट, मैंने उसको ढंग से पढ़ा हुआ है. जो लोग ये सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट में एंट्री ले लूंगा और एंट्री लेके मुझे आई विल टेक मोर एंड मोर वर्क और किसी भी प्राइस पे, थ्रो अवे प्राइस पे एंट्री ले लूंगा, तो मैं उस एक्ट के माध्यम से आपको बता रहा हूं, 2 ही तरीके चार्टर्ड अकाउंटेंट को काम देने के, और सभी स्टेट ने वही एक्ट अडॉप्ट किया हुआ है. 1, सिंगल सोर्स प्रोक्योरमेंट, जहां पे उस गवर्नमेंट कंपनी को लगता है कि भाई मेरा सर्विस प्रोवाइडर तो अंकित महेश्वरी या शरद जैन जी होने चाहिए, वहां पे दे डोंट टेक कोट्स. सो आर वी केपेबल इनफ कि हम कहीं पे ऐसा प्रोजेक्ट कर पाए. 2, where they have to mandatorily call a tender if the volume of work is more than 1 lakh rupees. Otherwise they can take 3 quotations and give that work. बड़ा सिंपल सा रूल है. अब 1 रुपए वाले जिन्होंने एंट्री लिया, आप उनसे ये पूछ लीजिए कि क्या उन्हें एनबीसीएल में कोई और काम मिला. What he has done is he has degraded my entire profession. And government, the way government is looking up to, फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये स्टेटमेंट है फ्रॉम द सेक्रेटरी फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि डोंट यू थिंक द काइंड ऑफ रेट्स which are quoted by you for a government work
why bank audit should not also be given on tenders? And imagine the repercussion it has. जब 100% से 80% एडवांसेस पे आ गया और 80 से 70 पे आने की बात हो रही है, उसी में ही मेरे छोटे फेलो प्रैक्टिशनर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई. दिस इज क्रिएटेड बाय अस. दैट्स व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट इन दिस सेशन. And all the sessions I have taken, more than 20-30 sessions and across all cities, मैं तो इस मोर्चे पे निकला हुआ हूं कि I'll try my level best to explain. ये कोड चार्टर ये आप भी पढ़ सकते हो, लॉ आप मुझसे ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट. एंड वी हैव टू स्टॉप डूइंग सच काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, undercutting of fees. Think if I am doing it diligently enough, responsibly enough, what should be my fees? Don't think what other is quoting. And fortunately in last council meeting only ये decide भी हो गया कि now this will be linked to the disciplinary action. So you might see while you are signing a audit report of a government company or doing any assignment internal audit of a government company, while generating the UDIN, जैसे अभी अपन MOC की बात कर रहे थे, you might have to even quote the fees which you have taken. And that is why I am saying that these practices, let's try our best to change such kind of practices. It's a sincere request. So back to disciplinary mechanism. And so we have a disciplinary directorate which has a board of discipline and a disciplinary committee. The disciplinary committee is constituted under section 21B of the Chartered Accountants Act, and where a CA is guilty for any professional misconduct or other misconduct mentioned in first schedule, or where it is he is not guilty. फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल को वापस रिवाइज कर लेंगे क्या होता है आने वाले कुछ 15-20 मिनट में. जहां पे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन की बात है तो नेचुरली सॉरी मैंने आई थिंक आई हैव स्पोकन इट वाइस वर्सा, आई एम रिपीटिंग इट, आई हैव स्पोकन रॉन्गली. डिसिप्लिनरी कमिटी में वो केसेस होते हैं जहां पे सेकंड शेड्यूल में मिसकंडक्ट होता है, वो डिसिप्लिनरी कमिटी में एडजुडिकेट होते हैं, और बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में फर्स्ट शेड्यूल या इफ अ मेंबर इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी मिसकंडक्ट वो एडजुडिकेट होते. होप दैट कंफ्यूजन इज क्लियर बिकॉज आई हैव spoken it vice versa. As I told you in the beginning only, we have common appellate authority for all the three institutions, and if you are aggrieved by any order of the institute, or institute even wants to go to appellate authority, either ways these institutions can go. So this is the disciplinary mechanism. Who can file the complaint? So with this the complaint and the quality mechanism will get over. So generally the users of the financial statement, और जैसा मैंने सेशन के शुरू में ही आपको कहा कि 75% of the complaints comes not from my fellow brother, not from a predecessor auditor, not from a chartered accountant, but comes from these institutions. And the first top institution is the bank and financial institution. और ये बहुत important बात है, आज कोई भी रीजनल काउंसिल मेंबर अवेलेबल नहीं है, बट आई विल राइट इट आफ्टर द सेशन अ मेल टू देम, एंड आई ऑलवेज डू इट आफ्टर दिस सेशन, दैट वी शुड गिव अ कांस्टेंट रिप्रेजेंटेशन टू द बैंक्स, that I am repeating it again, that a chartered accountant, Shreyans ji, I'll answer this question. These time limits have been changed. His question is whether there is any time limit for disposal of complaint. Yes, there's a time limit. In the next slide only we will discuss it. Just I'll complete this. So banks and financial institutions, और जहां पे हम प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सर्टिफाई कर रहे हैं अंडर अ प्रेशर ऑफ अ बैंक, क्योंकि बैंक्स ने ऐसे फॉर्मेट बना रखे जहां पे बैंकर ये चाहता है ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये सीए पे थोप दो, यही फैक्ट है. जबकि इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने भी बैंक्स को सर्कुलर इशू कर रखा है कि बैंक्स कैन नॉट सीक सच डेटा. इंस्टीट्यूट हैज मल्टीपली रिप्रेजेंटेड that we can't certify projections. I am again requesting you, whatever pressure, please don't certify these projections. In an event of any default,
in an event of any financial fraud committed, you will be liable. And that is, we were expected to express our opinion on the financial statements which the company has prepared. Please don't do such kind of attestations where you are attesting something which is contingent. A projection is contingent. Whoever banks, whoever client says that. Not only with this, in Rajasthan we have I am sure UP और मध्य प्रदेश में भी इनकी खुद की इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज चलती है. यहाँ पे राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम है. I am sure UP would also have such kind of a scheme where subsidies are there, and MP also would have. Chhattisgarh, Bihar, Ranchi, all these states have their schemes. उसमें भी ये हम लोगों से certify करा रहे. So these certifications where they are certifying any project reports, please don't do it. It is violation of the code. Gopal Gupta ji का एक question है, and that question is, sir, nowadays it is a practice to send required details on personal WhatsApp, looking at the ease on other apps. What should be done in these cases? So I am not refraining, I am not asking you to refrain or use WhatsApp for communicating an information. Any information which is communicated through a registered number of a WhatsApp holds its legal binding as good as a mail. So there is no legal question about it. What I was telling you, Gopalji, was that these marketing messages which are there on these WhatsApp groups, or reminding, why would somebody send me a message that the last date of GST return is 22nd? Me, if he is reminding me, a CA is reminding another CA, it clearly indicates that he is doing a mass message out of it. Only communicate. I am not against it. You should have a reminder schedule. You should have a tracker. You should be proactive enough to serve your client. I am totally with you on this, but don't send it to random database. That's all I am saying. To your clients, you are legally permitted to discuss. The other question comes from Anurag Purohit ji, who says, can we give project report to a client without any attestation and declaring the facts on the covering letter that it has been prepared only for discussion and nothing is certified in it? So while it's a very, very important question, so that's another way to give this project report. And while you are clearly saying that it is for a discussion, you are entitled to prepare project report. So there is no ban for a chartered accountant who is into audit and assurance service, or no restriction to prepare that project report. You can do that. And it is a very good idea to write it in a cover letter that we don't certify any of the projections into this. This is just prepare for, ascertaining the revenues and growth of the company. But we disclaim it, we claim it that there is nothing which is to be certified from here. So it's a valid thing and you can do that, Anurag ji. अंकित जी, एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने कहा कि एक कवरिंग लेटर है, उसके पीछे प्रोजेक्ट रिपोर्ट है. कवरिंग लेटर में हमने जो भी डिस्क्लेमर देना थे वो दे दिए. अब पीछे जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, अब इसके बारे में भी आप क्लेरिफाई कीजिए कि कवरिंग लेटर तो आप साइन कर रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी इसके साथ साथ साइन करके कवरिंग लेटर देना है, या केवल कवरिंग लेटर दे दें और प्रोजेक्ट रिपोर्ट की किसी भी पेज पर साइन नहीं करें? क्योंकि हो सकता है कि क्लाइंट जो है कवरिंग लेटर निकाल दे और प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी जो साइन की हुई उसका जो भी यूज करना हो, मिस यूज करना हो, जो भी हो सकता है कि वो करे. ऐसे में क्या सावधानी हमको रखना है, आप थोड़ा सा इस बारे में सर, किसी भी पेज पे आपकी सील और स्टैंप नहीं होनी चाहिए. एंड इंक्लूडिंग in no signatures on project report is allowed. Correct, Anurag ji, you have answered it absolutely right. So nothing should be signed on the project report. Anurag ji has a great suggestion. He says that I just put it on my letterhead. I even do not sign it. So that if it is required, and he can very well do that. Even on a project report, we say that it is prepared by Ankit Maheshwari and Associates, Chartered Accountants. We can say that. But it is prepared. It is not attested. जो बैंक अटेस्टेशन करा रहे हैं अपने फॉर्मेट में,
उसको लेके मेरा मेजर कंसर्न है। और उसमें देयर आई हैव मल्टीपल केसेस इन WIRC wherein these banks have made chartered accountant as a party to it. So make sure that we are not attesting any bank formats under any pressure. Our regulation doesn't allow to do that. और जब तक ये सब बंद नहीं करेंगे ना, तब तक बैंक सीख करता रहेगा। प्रॉब्लम ही ये है कि मैंने डिसाइड कर लिया मैं नहीं करूंगा, लेकिन शरद जी सोच रहे अंकित नहीं कर रहा तो मैं कर लेता हूँ, राइट? इस कल्चर को छोड़ना पड़ेगा एंड वी हैव टू लीव दिस कल्चर राइट अवे। एक्चुअली अंकित जी होता क्या है कि मेरा कोई रेगुलर क्लाइंट है, ऐसे बहुत सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स के रेगुलर क्लाइंट्स हैं। हमारा रेगुलर क्लाइंट जो हमसे ऑडिट करवाता है, सारे काम करवाता है, जब वो हमारे पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट साइन करवाने आता है, हम उसको मना भी कर देते हैं कि भाई दिस इज नॉट परमिसिबल। हम तो यहाँ तक कि ये भी मना कर देते हैं कि हम ऐसा भी कुछ लिखेंगे कि प्रिपेयर्ड बाय अस या कोई लेटर इशू करेंगे, बिल्कुल कॉशियस होने की, जैसे एक्सट्रीम जो प्रिकॉशन रखना हो। अब होता क्या है कि क्लाइंट जब बैंक में जाता है और वो सारी बातें बताता है कि भाई हमारे चार्टेड अकाउंटेंट कह रहे हैं कि दिस इज नॉट परमिसिबल, तो बैंक वाला कोई ना कोई चार्टेड अकाउंटेंट वहां किसी के न किसी के कांटेक्ट में होता है। जनरली तो मैक्सिमम चार्टेड अकाउंटेंट मना कर देते हैं, तो वहां कोई ना कोई चार्टेड अकाउंटेंट होता है बैंक वाले के संपर्क का, जहां वो बल्क में काम भेजता है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी दिक्कत हो जाती है। हालांकि हम तो सही कर रहे हैं और सही करना भी चाहिए, और जो ये साइन कर रहे हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उस पर इंस्टीट्यूट को एक्शन भी लेना चाहिए, ये सही बात है। बट जो सिचुएशन सामने आ रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या सिचुएशन मार्केट में बन रही है। आप जो भी बात बोल रहे हैं मैं आपकी बात से टोटली एग्रीड हूँ। एंड दीज आर few 4, 5, 10 पीपल, है ना, ज्यादा जने नहीं है ऐसे। Those who have licensed with these banks and have been taking, but this session is a caution to these people only, that finally when there will be a default, whatever money you have charged to take that small attestation, क्योंकि वो तो उसमें आपने कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाने का स्कोप ही नहीं होता। पैसा तो आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करने से आता है, अच्छे अच्छा क्लाइंट को अच्छा पर्सपेक्टिव देने से आता है। बट यू डोंट गेट मनी फॉर साइनिंग दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एंड आई मेड इट अ प्रैक्टिस ऑल्सो, शरद जी, that in last 15 years whenever I am signing a document, and this is again a small message from my side, I see my risk to reward. मुझे FM में पढ़ाया था risk to reward, and my sign is not something which can be done for 100, 500,000 rupees. This I have kept it in my mind. You can't take my sign. You take me along, but you can't take my sign. My signature is important, and every document I am signing, I should be able to do a risk analysis and a sensitivity analysis of that document. And I should also evaluate that what is the risk and reward I am getting to sign it. So this is for sure. And while if we find such CAs, there I am talking very harsh also on it. There is no harm in filing a complaint. There is no harm in filing a complaint. मतलब बड़ा क्लियर है सर, जैसे वो होता है ना सर, राजा नहीं राज करता, राजा का प्रताप राज करता है। सो प्रोबेबली 8-10 कंप्लेंट्स ऐसी इनिशिएट होंगी तो हम सब लोग अपने आप सुधर जाएंगे, क्योंकि आई माइट ऑल्सो बी अ पार्ट टू दैट इकोसिस्टम। बट if certain strong actions are initiated, then we can obviously do that. Before filing that complaint, I would always request, before you initiate a complaint, because now we don't have an option to take back, we should definitely speak to, if he belongs to my city, we should speak to him and issue him a letter asking him not to do, at least giving him an opportunity. Because once you file the complaint, this is for sure that you can't take it back. So maximum cases में banks and financial institutions है जो कि complaint file कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज है, IL&FS का केस हुआ, सत्यम के केस से ये स्टार्ट हो गया था, और आज की डेट में वी सी अ कॉर्पोरेट स्कैंडल एवरी मंथ, है ना। अनफॉर्चुनेटली छोटे सीएस को, SMEs हम जैसे लोगों को देखा जाता है, इंटरेस्टिंगली ऑडिटर्स बिग फोर्स होते हैं। तो we are I would want to say that while an investigation is initiated against your client, then all these documentation holds a lot of importance, and they can file a complaint against the chartered accountant also. Maximum cases I told you, it is the companies, it is the clients
who have filed the complaint, and they have filed because we have entered into their shoes, we have warned, हमने उनके जूते पहन लिए, हमने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी. वो चीज, that distance we are expected to maintain with the client, वही क्लाइंट है जब किसी टैक्स नोटिस में फंसता है, किसी सिविल लाइबिलिटी में फंसता है, क्रिमिनल केस में फंसता है, he immediately makes you a party of it. And historically 2-3 साल में बहुत डर लगता है ये बोलते हुए कि हो सकता है क्लाइंट को तो कोई कुछ करता है या नहीं करता. The first thing which is done, an action is initiated against my fellow brother, my community, even without knowingly whether I was involved into it or not. But this is happening. Then there are those statutory authorities, which can obviously the regulators like RBI or SEBI. As I told you, our fellow brother can also be a person, and the clients. So all these agencies are those who can use the disciplinary mechanism of the institute. Besides which, there might be a case that institute suo motu introduces a mechanism. So very quickly, I would tell you that abhi question pucha tha, I think Shreyans ne. Shreyans, I hope this solves you. So this is what the change is there. So before I go on those important changes in code of ethics, that's the last thing which we will be covering. मैं उससे पहले ये चीज आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि चेंज क्या आया है इन दिस अमेंडमेंट एक्ट. और आई एम श्योर, मेरे को नहीं पता, हम लोगों ने बहुत प्रोफेशन को व्हाट्सएप पे डिस्कस करा, बट सच में एक क्वेश्चन पूछेगा, जब स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल को लेकर डिबेट हो रहा था, तो आपने 100% स्पीच सुनी या नहीं सुनी? मैंने वो 100% स्पीच सभी लोगों की सुनी, इंक्लूडिंग द फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, द पार्लियामेंटेरियंस. And I realized that the ruling government thinks that there is an issue of transparency in the profession, and this was constantly quoted. Which clearly indicates कि कहीं कोई perception है जो ruling government ने बनाया. Opposition हमेशा opposition ही रहता है, and they were favoring us on every statement. But see, this change has happened. और मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, not pro BJP, anti BJP, this is not a forum to talk, but one thing I can tell you very simply, this government doesn't look up to us the way previous governments were looking. In the sense, मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहता हूँ. 1896 में केस हुआ था किंगस्टन कॉटन मिल्स एंड कंपनी का, जहां से ये डिसाइड हुआ था कि साहब ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, ही इज नॉट अ ब्लड हाउंड. जहां से ये डिसाइड हुआ था कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर इज एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन, एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रिवेंशन ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. इफ यू रिकॉल दोज थिंग्स, with this government coming up, my secondary responsibility have become my primary responsibility, चाहे मेरे चार्टर में चेंज आया हो नहीं आया हो, बट ये सरकार इसको बिल्कुल इसी तरीके से देखती है कि if there is a fraud, if there is a material misstatement, if there is a default in tax, if there is a default in income tax credit, chartered accountant is responsible. This responsibility burden has changed. And irrespective institute has multiply given those representations, but this has become an inherent problem. And I don't know the solution of it other than telling you that, you be right, where don't risk yourself for any petty things, always be righteous. But our secondary responsibility has become a primary responsibility. ये ट्रांजिशन करते करते ये हमें रियलाइज ही नहीं हुआ. हम ऑडिट रिपोर्ट तो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन की साइन करते हैं, लेकिन सच ये है कि मैं तो ये भी सर्टिफाई करके आ रहा हूं कि अगर इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा, और कोई केयरफुली इंड्यूस्ड फ्रॉड अगर किया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ऑडिट प्रोसीजर सफिशिएंट है. रादर ऑल दोज हु सेज कि इस कंपनी में फ्रॉड हुआ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिला हुआ होगा, ये बिल्कुल गलत है. आई एम टेलिंग यू 50, 60, 70% केसेस में chartered accountant was not even aware of that kind of a purposeful fraud. इसीलिए मैंने आपको बोला कि फाइनेंस ऑटोमेशन होने से, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करने से,
ऑडिट टूल्स यूज करने से, एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन करने से, we might be able to reduce that risk to an acceptable level. Otherwise, it is very, very difficult to sustain in audit profession in this service. So please be very careful. So as I told you, that once a complaint is filed, we would see that a disciplinary directorate has to respond within 30 days whether the complaint is actionable complaint or a non-actionable complaint. Shreyans, I hope this answers your each and every point. So while it is filed within 30 days, it has to be decided. And then provision of appointment of at least 2 joint directors and disciplinary directorate to deal with disciplinary cases. Earlier, there were prima facie opinion which was given, now which has been replaced by preliminary examination report. Director or joint director discipline to give an opportunity to respondent to submit a written representation within 21 days, which might be extended to further 21 days, right? And within that, a rejoinder can be sent for 21 days. Within 30 days upon receipt of submissions, the director discipline or the joint director discipline will submit the preliminary examination report, from where it will be decided whether the case will go into board of discipline or disciplinary directorate, right? Non-actionable complaints within 60 days mein pata chal jayega, so there's a time limit to this also, and this has recently changed. Very important change which we were discussing, that withdrawal of complaint is not permitted at any stage. Withdrawal of complaint is not permitted at any stage. Other things, then there's a change in the tenure of the council, 3 to 4 years. Finally, I would want to address Shreyan's point, which is at point number T, Shreyans, if you can see, disposal of disciplinary cases within 180 days by disciplinary committee and within 90 days by board of discipline. So this is the time limit which our institution has given by the change in this recent law. But the major change, I would still say, a director discipline comes from a non-chartered accountancy service. It is not easy to understand our charter and code of ethics, and I feel very disheartened with that decision. It is my individual view, because I felt that, institute was constantly trying hard to make it a robust disciplinary mechanism, but unfortunately now the government has intervened. Very quickly, I don't want to go on the existing code of ethics. शरद सर, मेरे साथ थोड़ा आज टाइम का इश्यू है, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग टू पुणे और ये प्लान नहीं था, सो मैं बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें कवर कराऊं, एंड आई विल शेयर दिस प्रेजेंटेशन टू खान साहब. And if Khan Saab wants to circulate this presentation to the members, I think that will be better. मैं charter वाले surely circulate. We will surely circulate. Right. You may give us presentation. Sure. So this is the structure of new code of ethics, and this word chartered accountants is replaced with professional accountants. We have a part 1 which talks about complying with the code fundamental principles and conceptual framework. Part 2 talks about professional accountants in business. Part 3 talks about जो भी questions chat box में है मैं last में लूंगा. Don't worry, you can write all your questions by that time. And part 4 talks about, so this is the newly introduced section, International Independence Standard, which talks about the assurance, engagement, independence also, and the reviews of independence and audits and reviews. So क्विकली मैं बताना चाहता हूं, ये 5 प्रिंसिपल्स थे, अगर आपको याद हो: इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर. इन प्रिंसिपल्स के अराउंड ही हमने इतनी देर से बात करी है, कोई मैंने इससे डिफरेंट बात नहीं करी. प्रॉब्लम आती है जब हम जो थ्रेट्स हैं इन प्रिंसिपल के अडेरेंस में, वो प्रॉब्लम है. सो आप ये कैसे चेक करें कि डे इन डे आउट आप इन प्रिंसिपल्स की कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? उसके लिए देयर इज अ मेथोडोलॉजी टू रिव्यू थ्रेट्स.
This methodology is circulated by the institute, and it talks about 5 very critical threats while you are performing an assurance engagement. We need to review these 5 very critical threats. One is the self-interest threat. The other is the self-review threat. While I talk about self-interest threat, तो self-interest threat बड़ा clear threat है, where maybe you are auditing of a company in which your relative is a director, is a self-interest threat, where a significant amount of fee comes from one particular client. Again, there is a self-interest threat, and there is a revision in this also, which we will discuss. Acceptance of gift or hospitality is a self-interest threat. अब मैं एक बात वापस बोलना चाहता हूं, जो हो सकता है कि थोड़ी सी बुरी भी लगे. ये पॉइंट क्रिटिकल है, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी. और ये पॉइंट वहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. मुझे नहीं पता आप में से कितने जने सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं. 1 से 10 अप्रैल के बीच में कभी भी चार्टेड अकाउंटेंट्स की फेसबुक की प्रोफाइल देख लीजिएगा, और वो 2 बातें करती है. बैंक ऑडिट सीजन, बहुत बढ़िया कोई पीछे रिसोर्ट की फोटो होती है, बहुत क्लियरली एविडेंट होता है कि एक हॉस्पिटैलिटी है जो कि आई एम अवेलिंग इट, एंड लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट. It is disrespect to the entire profession. Are we saying that we can't go to that kind of a place? I am sure we are capable guys. We are the most capable people of the country. Why do we even have to project it? Now all the disciplinary cases where independence was in question, where self-interest threat was in question, the engagement letter talked about, Sharad sir talked about the out of pocket expense. Very critical issue I am talking about. चलिए, बैंक ऑडिट का एक इशू है, मुझे नहीं पता, आप इस चीज पे जरूर सोचिएगा कि ये क्या ऐसा प्रोजेक्ट भी करना चाहिए नहीं करना चाहिए. खास तौर पर दिक्कत जब आ जाती है अंकित जी, जबकि आपके जो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे फोटोग्राफ से उसमें बैंक का मैनेजर और बैंक का स्टाफ भी आपके साथ दिख रहा है. कहीं से तो ऐसा परसेप्शन गया, कहीं से तो ऐसा परसेप्शन गया कि हमने ऑडिट अच्छे से नहीं करी, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि 95-98% people have done honest work. These are those 3-5% people who have just created a problem, and I really feel very bad and agitated about it. Putting a picture in a flight in a resort saying that I am going for a bank audit. What is this? This is absolutely wrong for all young CAs. Experienced CAs know the value of this degree. The young ones slightly needs to understand. So another thing, while you prepare your engagement letter, make sure that there is a clarity on the out of pocket expense. एक डिसिप्लिनरी केसेस में मैं प्लीड कर रहा था शरद सर, और क्लाइंट ने बोला कि ही अनयूजुअल अकोमोडेशन प्रोवाइड करिए हमने इनको. So I checked the engagement letter and I realized that the fees was 2,50,000 rupees of the assignment, and the quantum of out of pocket expense was 1,50,000, writing it that I will take it as per actuals. So do you think it will be justifiable at any place? So अगर आप 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस क्लेम करना चाहते हो, तो आपके एंगेजमेंट का वैल्यू 8 से 10 लाख रुपए होना चाहिए. एकदम क्लियर प्रिंसिपल बता रहा हूं कि 20% ऑफ कैपिंग है जो एक्सेप्टेबल है आपकी फीस से. सो बैंक ऑडिट के केस में भी हमें ये इंश्योर करना है कि यार वी डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स वेयर इन बैंकर इट बिकम्स वेरी बैड. जोनल ऑफिस से फोन आते हैं शरद सर, कह रहे ये तो आपने यहाँ रुक गए, जाके ऑडिट एक्स लोकेशन की थी, आप 30 किलोमीटर दूर जाके वाई लोकेशन पे रुक गए. दिस इज नॉट एथिक. कई बार तो अंकित जी बैंक वाले ऐसे ऐसे किस्से सुनाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों चार्टेड अकाउंटेंट, दोनों एक ब्रांच का ऑडिट करने गए, एंड बोथ आर स्टेइंग इन डिफरेंट रूम्स, बिल सेस. तो ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन हमारे सामने आती है जब बैंक वाले किस्से सुनाते हैं.
nahi, I am also telling you that we all people face these issues. So it's a request that, you know, it's a very discreet profession, very respected profession, and don't blame our netas into it. Let us start blaming ourselves. आप नेताओं को blame कर लीजिए, it won't solve the purpose. The सर way we फील्ड में प्रोफेशन का ग्रेस मेंटेन करने की जो सबसे बड़ी स्टेप है, सबसे पहली स्टेप है, वो मेंबर है जो फील्ड में है। exactly ग्रेस को मेंटेन करने की पहली रिस्पांसिबिलिटी मेंबर के सामने आती है जब वो फील्ड में। हम लोग तो बहुत पीछे हैं, पर हम तक मीटर आता है जब तक पता नहीं कितना समय निकल जाता है, पता नहीं कितनी स्टेप्स गुजर जाती है। correct Sharad sir. We also request members who are working in the field to maintain grace at that level. Let's try doing that and let's try to bring this small change. मुझे पता है कि कुछ 2-4 जने जरूर ऐसे होंगे जो मेरी इस बात से कन्विंस्ड होंगे कि we have to start doing this. So this is our self interest threat and we should always review it. Out of pocket expense needs to be kept and should be a part of engagement letter, and make it sure that you are very transparent on it so that there cannot be any question coming up that there is an acceptance of gift or hospitality or something like that. The other is the self review threat, and as I told you, a self review threat is a threat where you know your work is reviewed by another auditor, a joint auditor or a predecessor auditor. There is a threat. So you should always review your audit from a third party's perspective. And we have a culture in our office. We have a think tank team. कोई भी ऑडिट का मेजर इशू आता है, वो 5-6-7 जने, इंक्लूडिंग सम आउटसाइडर फेलो ब्रदर्स आल्सो, वी हैव नाउ स्टार्टेड इंक्लूडिंग देम. We discuss those issues with our think tank group, so that if there is a lack of perspective in me, so that if there is a lack of, you know, knowledge of a subject, at least we are able to share it. How small or big your office is, how whatever the structure is, always have that culture between partners to discuss the critical issues which are arising in course of the audit. The third threat is an advocacy threat, and it clearly suggests, and now there is a tax advocacy restriction also coming up on it, and wherein you have been pleading a case of a client, a tax litigation of a client. In that case, you know, or you are getting your client recognized at a stock exchange where your interest is vested with the equity of the client. All these things comes under the category of advocacy threat. Familiarity threat की बात मैं शुरू से कर रहा था, while we enter into the shoes of the client and we start maintaining a close relationship. बिल्कुल मत रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्लाइंट बिल्कुल आपका सगा नहीं है कहीं से, आपको ये बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा. Keep a distant relationship with client. Make sure the first thing, जैसे शरद सर, जैसे यूपीएससी की ट्रेनिंग होती है मसूरी में, राइट, और आप मैकेंजी की ट्रेनिंग देख लीजिए, बेन एंड कंपनी की देख लीजिए, गोल्डमैन सैक्स की देख लीजिए. आई हैव बीन अ ट्रेनर टू ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस अदर देन यूपीएससी. मैं बहुत बार जाता हूँ, ट्रेन करता हूँ. One thing is commonly taught there: maintain distance with client. Commonly, don't eat, drink, spend time with them. They are basic things I am telling you. Don't do that. The moment you do that, you automatically become discreet to some extent, because it is not easy to say no for a lot of things, right? So ये familiarity threat से दूर रखेंगे. And last is an intimidation threat. And an intimation, it clearly says, the name suggests, जहाँ भी to give a false opinion, to give a false statement, a client offers you a higher amount or something like that, it is an intimidation threat. So you have to create those safeguards. और मैंने जैसा आपको कहा था कि peer review में ये questions बहुत बार आते हैं कि मेरे से peer review में पूछा गया कि आपके ऑफिस की HR पॉलिसी क्या है. I did not had an answer to this. मेरे से पूछा गया कि कैसे आप ये इंश्योर करते हैं. हमारे पास एक इंडेस का असाइनमेंट था और एक इन्वेस्टिगेशन का असाइनमेंट था, एंड आई वाज आस्क्ड कि मैंने मेरी टीम को कैसे डिफाइन करा, कैसे डिजाइन करा, एंड देयर वाज अ रेड फ्लैग इन माय पीयर रिव्यू रिपोर्ट. आई डोंट माइंड सेइंग दैट कि मेरे अंदर कमियां नहीं है. वी वर डूइंग अ फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन विदाउट अ क्वालिफाइड फोरेंसिक ऑडिटर,
and there was a red flag that the team is not adequately skilled to execute that kind of an assignment. ये है मेरी रिपोर्ट में डॉक्यूमेंटेड है. सो बहुत सारी चीजें कल्चर बिल्ड कीजिए. मैं आपको जयपुर की एक फर्म की बात बता सकता हूँ, कालानी एंड कंपनी, जयपुर की टॉप फर्म है और लेगेसी है. और ये लेगेसी हमारे जो गुरु थे सीएल जवर सर, उन्होंने क्रिएट करी थी. और शरद सर, खास बात थी जवर सर की, आज वो नहीं है पर मैंने ये बात उनसे सीखी. एवरी सैटरडे कालानी एंड कंपनी यूज्ड टू हैव अ क्लास every Saturday, and for not only their articles, any article who wants to attend it. And not only that audit or that topic which Kalani and company was dealing with, but any other topic which is relevant. Number one, it is our duty also that anybody who is coming for us for a training, and we might not have all kind of work, it is not possible, but at least we train them on the basic work which will help them. Even if I don't have a culture of Saturday class, constant training of your articles, constant training of your staff, constant training of yourself, your upbringing, everything matters. The policies, the way you are addressing an issue, how an opinion is formed, the audit documentation, the compliance of professional and technical standards, the disclosures given, everything is now covered as a part of peer review, be it a small client or be it a big client. तो शरद सर, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ, मेरे से peer review में पूछा और ये स्लाइड के साथ बताता हूँ. How many engagements did you denied? आप इतने थ्रेड्स की बात कर रहे हो, आप कहते हो आपने रिव्यू भी कराए, आप तो खुद पढ़ाते हो, अब आप ये बताओ कि आपने कितने छोड़े. और ये क्वेश्चन में अगर आंसर 0 है ना, तो ये सब किताबी बात ही थी, और मेरा तो 0 ही था, तो मैंने भी किताबी बात ही थी. कई जगह उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई शुड हैव रिव्यूड माय थ्रेड्स. और जब शरद सर और मैं शुरू में सेशन के शुरू में बात कर रहे थे, तब मैंने ये बात बोली भी थी कि कई बार पढ़ाते पढ़ाते लगता है कि मैं भी जस्टिफाइबली पूरा नहीं कर रहा हूँ. I also have to raise my standards. So make sure we constantly on an annual basis before signing an engagement letter, review these threats, apply safeguards. If they are not coming within the acceptable level, let us start saying no. Like doctors, sometimes they find a complicated case और मना कर देते हैं ना, वहां तो जान की बात होती है. और आप पैसे लेके कितने भी खड़े हो जाओ, वहां तो आप कैश लेके खड़े होते हो कि भाई मेरे किसी रिलेटिव की जान की बात हो रही है, एनी अमाउंट, बट ही डजंट टेक्स इट. सो प्लीज मेक श्योर दैट वी आर अ कंपेरेबल प्रोफेशन, that if such kind of things comes where there's a complexity in any engagement, where there's a threat to your independence, where there is a threat to those 5 principles: integrity, objectivity, professional competence, due care, all those 5 principles, if there is a threat, please do not accept any engagement letter on that behalf. Last चीज मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं बिफोर द सेशन, शरद सर ये चेंजेस है, ये आप मेल कर दीजिएगा, है ना. बहुत सिंपल चेंजेस है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो अभी 1 जुलाई 2020 को मैंडेट नहीं हुए. पहला चेंज है नो क्लार का, और ये चेंज ये बात करता है नॉन कंप्लायंस ऑफ अदर लॉज एंड रेगुलेशन. अगर आपका क्लाइंट बिल्डर है और लिस्टेड है और उसने किसी बिल्डिंग नॉर्म्स या रेरा का नॉन कंप्लायंस कराए, तो एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपको रेलिवेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मेक इट फॉर्म इट एज अ पार्ट ऑफ ऑडिट ओपिनियन. उसको 10 माले की बिल्डिंग बनानी थी, उसने 15 फ्लोर्स बना लिए. I don't know how this will be complied, but this is a bigger change which is coming, that any law, the section itself says any law, if my client have not complied, then I have to report it. And importantly, so all these kind of examples I can tell you, it is written here: money laundering, security marketing, trading, data protection, environmental protection laws, pension laws, and any law which was earlier
which was not there. अब ये कैसे एप्लीकेबल है समझ लेते हैं. अभी इसका लिमिटेड एप्लीकेशन है. It is applicable to only to the listed entities, right? And only to audit engagements. But important cheese for all the professional accountants, that means the chartered accountants who are in service, this law is applicable. अब I don't know शरद सर ये कैसे रिपोर्ट करेगा कोई एम्प्लॉय. This is too big a responsibility. Being in service, how can he go against his employer? I really doubt, and that is why institute is taking a lot more time to review it. So this is change number one. Change number two, as I told you, the taxation services to the audit clients. And the previous law talked about taxation to audit clients, including compliance. Important है सभी SME practitioners के लिए. Taxation to audit clients include compliance planning, provision of such taxation opinions and assistance. ये सब allowed था, सब बार हो चुका है. Only thing you can do is click on the submit button of the return. Neither you can provide him any calculations, neither you can provide him any computations, neither you can help him to prepare for any accounting entries, neither you can advise him or handle any litigation on his behalf, neither you can do any valuations which pertains to tax services. Everything there is a threat, and there is a restriction on provision of such services. This will come with effect from October. This is the change I was talking about. तीसरा change easy change है, and it talks about किसी भी client से we can't take more than 15% of the fee. अगर आपको याद हो तो पहले 40% का restriction था, लेकिन mandatory restriction था. That means अगर आपने 40% से ज्यादा किसी client से फीस ली है तो आपके इंडिपेंडेंस का इशू है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट का इशू है, एंड you have to deny that engagement, and you are not independent enough because your professional receipts are dependent. So यहाँ पे ये रूल हो गया 15% का, तो लिमिट कम हो गई, तो मेरे लिए मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि 15% तो बहुत ही ऐसी फिगर है कि पॉसिबली मेरे भी 3-4 क्लाइंट ऐसे हैं जिनकी फीस इज as close as 15% of my gross receipts, क्योंकि हम तो 80-20 प्रिंसिपल पे ही चलते. 20% of my clients fetch 80% of the fee, and that's the principle which I am following. So यहाँ पे जो बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, पर 15% से घबराइए मत, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है. उसमें रिस्ट्रिक्शन था, इसमें ये है कि you have to communicate it with those who are charged with governance. 1, 2, this is only applicable जहां पे 5 लाख रुपए से कम की ग्रॉस, जहां से किसी भी असाइनमेंट से आपको 5 लाख रुपए या उससे कम मिल रहे, और आपके बैंक ऑडिट्स, गवर्नमेंट एंटिटीज, राइट, नेशनलाइज्ड बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या जहां भी बाय वर्च्यू ऑफ गवर्नमेंट आपने अपॉइंटमेंट लिए, वहां पे ये क्लॉज जो है वो एप्लीकेबल नहीं है. सो दीज आर दोस 3 वेरी critical changes which are about to come with revised code of ethics. I am not discussing the schedule. I will share all these things, and maybe while Asim sir comes next time, so he might be able to take things on it. But again, on behalf of entire regional council of CIRC, I place my thanks for inviting me, and my sincere thanks to Sharad ji to make it interactive and make sure that we derive that kind of an engagement. Thank you so much. I hope I was able to add some value in your life. At the end, I just want to cover up those questions, right? I don't find open questions here. I think the questions have been deleted. Don't worry, you can mail me these questions. I am sorry, I've been traveling to Pune and I have a meeting at 6. You just mail me these questions. The questions have been removed, Sharad sir. I will take these questions on email. You may note my email ID, phone number. Any issue which you think is relevant to code of ethics and we need to pick those issues, we will definitely pick that. Happy Chartered Accountants Day in advance to everyone.
And if I am extremely sorry if some questions remains to be unanswered, but I promise to give the answer. Please just drop me a text or mail. You will get it tonight. Thank you once again. Thank you so much. I hope that the way we do our practice should change from here. And thank you once again. Thank you. अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय हम लोगों को दिया, हमारी ऑडियंस को दिया। और समय के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉलेज और जो बातें आपने हम लोगों के सामने रखी, वो निश्चित तौर पर आम जो मेंबर है उनके भी काम की है। और हम लोग जो किसी पोस्ट पर हैं, तो हम लोगों ने भी आपके जो डेलिब्रेशंस हैं उनसे कई इनपुट्स लिए हैं, जिनको कि हम आगे पॉलिसी मेकिंग में यूज करेंगे, या आगे जो कुछ भी हम प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं मेंबर्स के बेनिफिट के लिए, उसमें हम उनको यूज करेंगे। एक बात आपने कही थी कि जो वर्क है मेंबर्स को सॉलिसिट नहीं करना चाहिए। तो इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि जिस मिनट हम क्लाइंट से वर्क सॉलिसिट करने जाते हैं, हम क्लाइंट के सामने लोअर पोजीशन में आ जाते हैं, क्लाइंट हमारे सामने सुपर पोजीशन में आ जाता है। उसके बाद न तो हम क्लाइंट से इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट हम प्रॉपर्ली लेने की स्थिति में नहीं रहते हैं। वो सबसे बड़ी बात फीस तो हम मान कर चलिए कि ऐसी स्थिति में बिल्कुल लोअर से लोअर फीस लेने की ही पोजीशन में रहते हैं। तो क्लाइंट से काम सॉलिसिट करना हम लोग अवॉइड करें। दूसरी बात जो है, एक अदर मिसकंडक्ट की आपने बात की थी, तो मैं मेंबर से ये कहना चाहूँगा कि सावधान रहिए। केवल प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक लाइफ या पर्सनल लाइफ जो है, वहाँ तक अदर मिसकंडक्ट का दायरा है। अभी बीच में जब कोविड आया था, तो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि काफ़ी बड़ा उदाहरण नहीं है। जब कोविड आया था तो लॉकडाउन था तो मार्केट में निकलना बंद था। हमारे कई चार्टेड अकाउंटेंट मेंबर शाम को घूमने निकल जाते थे लॉकडाउन में भी। तो उस समय जो स्थिति थी वो ये थी कि पुलिस जो है टेम्पररी डिटेन कर लेती थी कई लोगों को। तो डिटेन करने के बाद फिर आपको जमानत लेना पड़ती थी। तो इस तरह की चीजें जो हमारे जीवन में बड़ी कैजुअल हैं, जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, ये चीजें भी जो है अदर मिसकंडक्ट के दायरे में आ सकती है। तो हमको यहाँ भी बड़ा सावधान रहना है। अब अभी रिसेंटली एक छोटा सा इशू आया था कि हम लोग जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में पॉइंट नंबर 6D में अदर इनकम को रिपोर्ट करते हैं, उसका रिटर्न में जो ट्रीटमेंट करना है वो शायद बहुत सारे केसेस में प्रॉपर्ली रिटर्न में ट्रीट नहीं हो पाया। इसलिए सेक्शन 154 इसलिए सेक्शन 143(1) के भी नोटिस काफी सारे मेंबर्स को आए। तो अब क्या हुआ कि उन नोटिसेस को देखकर बहुत सारे मेंबर्स ने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज कर दी, जबकि कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। 154 भी कर सकते थे, डिसएग्री भी कर सकते थे, डिपार्टमेंट को रिप्लाई दे सकते थे, अपील के ऑप्शंस हैं। तो ऐसे केसेस में मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी कभी क्लाइंट का कोई पर्सनल इंटरेस्ट या कोई उसका प्रोफेशनल इंटरेस्ट सामने आए और हमारी प्रोफेशनल ड्यूटी अगर उसके सामने क्लेश करे, तो प्लीज आप अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को ही ऊपर रखें और क्लाइंट का जो इंटरेस्ट है, वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसको आप सेकेंडरी रखें। क्योंकि क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, परंतु अगर आपने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं किया है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अंकित जी, 2-4 मिनट का और समय लूंगा। बिल्कुल सर। अभी जैसे हमने बात की कि पीयर रिव्यू का भी दायरा बढ़ रहा है, उसके अलावा डिसिप्लिनरी कमेटी में भी अब बाहर के लोग थोड़े ज्यादा हो गए हैं, उनकी पोजीशन भी थोड़ी सी मजबूत हो गई है। तो अब अगर हमारा मेंबर कोई गलती करता है या उसकी ड्यूटी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, तो उसके लिए पहले की बनिस्बत प्रॉब्लम्स ज्यादा है। अब मेंबर तभी वहां से छूट सकता है जबकि उसकी कार्यप्रणाली, उसके दस्तावेज मजबूत है। तो अभी हम लोग इस चीज के लिए भी काम कर रहे हैं कि कैसे मेंबर का काम, मेंबर की कार्यप्रणाली मजबूत हो। कुछ दिन पहले हमने बैंक ऑडिट से रिलेटेड लाइव प्रोग्राम किया था, जिसमें जब बैंक ऑडिट चल रहे थे तो हमने रोज शाम को एक लाइव प्रोग्राम किया जिसमें कि एक्सपर्ट्स बैठते थे और मेंबर की क्वेरी सेम डे, आज ऑडिट किया, आज शाम को आप पूछ लीजिए, और क्वेरी उनकी तुरंत सॉल्व करने की कोशिश की। उसके पीछे जो मोटा मोटा उद्देश्य ये था
कि मेंबर की अगर रियल लाइफ की क्वेरी तुरंत सॉल्व हो जाएगी तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बैंक ऑडिट की क्वालिटी इंप्रूव होगी और प्रोफेशन की जो इमेज है वो इंप्रूव होगी। वैसे ही अभी हमने ऑफिशियली कोई डिक्लेयर नहीं किया है और ऑफिशियली कोई स्कीम भी नहीं बनाई है, परंतु एक आइडिया हम लोगों के दिमाग में चल रहा है कि इस तरह का भी हमको कोई कार्य करना चाहिए जिससे कि मेंबर की जो ऑडिट की कार्य प्रणाली है वो मजबूत हो। अभी हम इस तरह का कुछ प्लान करने की सोच रहे हैं कि मेंबर को ऑडिट एक्सपर्ट का जो गाइडेंस है वो अवेलेबल करवाया जाए। जैसे कि स्वैच्छिक प्रोग्राम रहेगा, जैसे कि अगर कोई मेंबर चाहता है कि मैं अपने वर्किंग पेपर, मैं अपना ऑडिट प्लान, मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह किसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके और अपनी जो कमियां हैं उनको जान लूं और उनको सुधार लूं, ताकि जब रियल सेंस में पीयर रिव्यू आएगा, रियल सेंस में जब गवर्नमेंट की एक्शन आएगी, उसके पहले मेरे कागजात इतने मजबूत हो जाएंगे, मतलब कि जो अभी आपने थोड़ी देर पहले किया है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन एडिक्वेट हो। तो इस तरह से वॉलेंट्रीली जो भी इस तरह की सर्विस लेना चाहता है अब उसको इस तरह की सुविधा प्रोवाइड करें। हालांकि अभी डिक्लेयर नहीं है, स्कीम बनी नहीं है, परंतु इस पर विचार चल रहा है। आगे अगर फीसिबल होगा तो हम इस तरह की चीजों को लाएंगे ताकि मेंबर अपना एडिक्वेट डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर सके। और इसमें हमको काफी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो ये है कि भाई क्लाइंट की जो कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह मेंटेन करना है, हम इन सभी बातों पर विचार कर रहे हैं। और इन सब बातों पर विचार करने के बाद हम शीघ्र कोशिश करेंगे कि इस तरह की सुविधा मेंबर्स को प्रोवाइड कर पाए। तो ये कुछ मेरे समराइज्ड पॉइंट्स थे। तो इन सब बातों को कहने के बाद मैं एक बार फिर अंकित जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे जितने भी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। और जो अंकित जी आपका जो प्रेजेंटेशन है वो शीघ्र ही हम मेंबर्स को सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे और आपका फोन नंबर भी शायद उसमें है। तो जिन लोगों की क्वेरी आज हम यहाँ पे लाइव सॉल्व नहीं कर पाए तो शायद डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर लेंगे और आपसे अपनी क्वेरीज का सॉल्यूशन ले लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर सभी को। थैंक यू और अब हम सो मच प्रोग्राम सर। को यहाँ समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू ऑल। ओके।